దేశద్రోహులు ఎట్లా అవుతారు అసలు కాదు. అసలు నిజంగా మాట్లాడంటే దళితులు ఏతరులు, అసలు దళితులు కాని వాళ్ళు దళిత సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నారండి. ఇది మేము ఒప్పుకోం. మీరు కనుక ఈ మధ్యకాలంలో ఉస్మానియాలో జరిగినటువంటి బీఫ్ ఫెస్టివల్ గురించి మాట్లాడితే ఎందరో మంది దళితులు నా దగ్గరకు వచ్చి, దళిత హిందూ సోదరులందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆవేదన ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఆహారం లోపించినప్పుడు అప్పుడెప్పుడో వాళ్ళు మన వాళ్ళు కొందరు తిన్నారు. సరే, ఇప్పుడు తిన్నారు బాహటంగా, ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పేవాళ్ళు కాదు. కానీ దాన్ని ఒక పండుగలాగా నిర్వహించి దాన్ని సెరమనైజ్ చేసి దాన్ని సెలబ్రేషన్ లాగా పెట్టించడం ఎంతవరకు? మమ్మల్ని అందరినీ బదనాం చేయడానికి కదా మీరు పెట్టుకున్నారు బీఫ్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పేసి. మీకు గుర్తుందో లేదో, అశోక్ నగర్లో బీఫ్ ఫెస్టివల్ అడ్డుకోవడానికి బస్సుల మీద రాళ్ళు ఉరివింది అందరూ కూడా దళితులేనండి. బీఫ్ ఫెస్టివల్ని అడ్డుకున్నది కూడా దళితులే. అందుకే నా దళిత సమాజాన్ని మీరు దేశద్రోహులుగా చూపిస్తే నా మనసు కలిచివేతబడింది, నాకు కష్టం అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈరోజు నేను మీ ముందరున్నాను. దళితుల పక్షాన, దళిత హిందువుల పక్షాన, దళితులు ఇన్ జనరల్ వాళ్ళందరి పక్షాన నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్న, దాంతో ముగిస్తాను. ఈరోజు నేను దళితుడిని, నేను దళిత హిందువుని. కలియుగమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి తల వెంట్రుకలు అర్పించడానికి నేను సిద్ధమైతే, భరతమాత పాదాల దగ్గరికి అవసరం వచ్చినప్పుడు అంత తలని సమర్పించడానికి కూడా సిద్ధమే. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. ధన్యవాదాలు వంశతిలక్ గారు. మీలాగే మమ్మల్ని కూడా ఇలాగే అడిగినారు ఫస్ట్లో, లెఫ్టా రైటా అని. లెఫ్ట్ అంటే హీ లెఫ్ట్ అని యూజ్ చేస్తాం మనం ఇంగ్లీష్లో. కానీ ఇక్కడ ఎవరైనా వెళ్తున్నారా? అందరూ ఇక్కడే కూర్చున్నారు. రైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్. ఈరోజు ఈ సభకు విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ మిస్ మోనికా అరోరా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. आज के कार्यक्रम की मैं अंतिम स्पीकर हूँ। आपके और आपके भोजन के बीच में खड़ी हूँ। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि बहुत दूर से आई हूँ। कैसे शुरुआत करूँ? कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, राष्ट्रवाद की आग जलनी चाहिए। जो विषय मुझे दिया गया है वो है जेएनयू, बौद्धिक आतंकवाद और राष्ट्रवाद। बौद्धिक आतंकवाद हम सबने सहा है। प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक हम सबने भुगता है। मैंने स्वयं सहा है। उदाहरण देना चाहूंगी, 2008 दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एंशिएंट कल्चर इन इंडिया। उसमें एक चैप्टर है 300 रामायणास बाय A.K. रामानुजन। क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें? उसमें पढ़ाया जा रहा है कि भारत का एंशिएंट कल्चर कैसा था। पहला वाक्य क्या कहता है? रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने गर्भ धारण किया, 8 महीने के बाद उसको छींक आई, उसके नाक से सीता पैदा हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास कोर्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट। लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे और हनुमान रात को
लंका के शयन कक्षों में विचरा करते थे। जब ये बात ध्यान में आई तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमने कोर्ट से कहा कि ये इंसल्टिंग है, डेरोगेटरी है, डिफेमेटरी है, इट हैज टू गो। कोर्ट टोल्ड अस, व्हाई डोंट यू बी मोर टॉलरेंट। कोर्ट ने हमें कहा कि ये एजुकेशन का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है, कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन, नो 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 नो, वी कैन नॉट इंटरफियर, यूनिवर्सिटी हैज टू डिसाइड दिस। कोई जज साहब ये नहीं देख पा रहे कि यूनिवर्सिटी यानी वो मार्क्सवादी शक्तियां यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं जो एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी देश काम करने में लगी हुई हैं। हमने एक लिबर्टी ली सुप्रीम कोर्ट से कि हम जाएं और वाइस चांसलर को ये बात बताएं। बार बार लगातार हम लोग वाइस चांसलर साहब के पास गए। उसके बाद एकेडमिक काउंसिल में हम में से कुछ राष्ट्रवादी प्रोफेसर्स ने इसको एजेंडे में डाला, उठाया और इस चैप्टर को कोर्स से सदा के लिए हटा दिया गया। यहां तो तालियां बजी। तब क्या हुआ? तब राष्ट्रीय न्यूज चैनल से लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की हेडलाइन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी तक क्या कहा गया? सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्रेशन राइट टू स्पीच अंडर थ्रेट इन इंडिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है। कौन कर रहा है ये आघात? ये आघात कर रहे हैं हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स। सहा, चुप रहे, अपना कार्य करते रहे। 3 साल के बाद एक और केस हायर एजुकेशन में। एक किताब है वेंडी डॉनिगर की, आपने सुना होगा, हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन पब्लिशर्स। वेंडी डॉनिगर ने लिखी है, जो शिकागो की प्रोफेसर हैं। क्या लिखती हैं वो किताब में? वो लिखती हैं, मंगल पांडे वॉज अ ड्रग एडिक्ट, झांसी की रानी वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश। विवेकानंद और गांधी जी से अलग अलग पूछा गया, आप रात्रि के भोजन में क्या खाएंगे? उन्होंने कहा, गौ मांस परोसा जाए। शिवलिंग के आकार की इतनी भद्दी टिप्पणी है कि मैं यहां से बोल भी नहीं सकती। हम लोगों ने क्या किया? क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग कोर्ट में गए, 3 साल तक लगातार वो केस किया। वेंडी डॉनिगर, पेंगुइन पब्लिशर्स इंडिया और यूएसए को समन कराया, उन पे कॉस्ट लगवाई, और 3 साल के बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन का समय आया, पेंगुइन केम टू आवर ऑफिस एंड पेंगुइन पब्लिशर्स सेड, वी वांट टू कॉम्प्रोमाइज। हमने कहा, ये कॉम्प्रोमाइज क्या होता है ये बताइए। कहते हैं कि आप अपनी पिटिशन विड्रॉ कर लीजिए। मैंने कहा, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं कि हम वेंडी डॉनिगर की सभी किताबों को हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, पल्प कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और दोबारा ये किताब हिंदुस्तान में पब्लिश नहीं करेंगे। हमने कहा, आप लिखिए अपॉलॉजी कि आपने जो हिंदू धर्म को गाली दी है, आप उस पर अपॉलोजाइज फील करते हैं। कहते हैं, हम लिख देंगे, हम सब धर्मों का आदर करते हैं। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे वातावरण में ये सारा कार्य हुआ। इसको आप बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। ये सारा कार्य बहुत ही अच्छे वातावरण में हुआ। हम नेक्स्ट डे गए, हमने अपना केस विड्रॉ कर लिया, लेकिन बौद्धिक आतंकवाद का वो विभत्स चेहरा हमने दोबारा देखा। फिर नेशनल चैनल से लेकर समाचार पत्रों से लेकर बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, जर्मन और फ्रेंच न्यूज़पेपर्स, सबकी हमारे ऑफिस में लाइन लगी, और उनकी हेडलाइंस क्या थी?
freedom of expression under threat? India bans a book, saffronization of education, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी एक धर्म को पकड़ो और गाली दो? तीसरा केस, आईसीएसई बोर्ड की किताबों में ये जो भगत सिंह की यहां तस्वीर बनी है, इन भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, लोकमान्य तिलक को मिलिटेंट, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट लिखा जाता था। हमने जज साहब से कहा, जज साहब आप अपने पोते को क्या बताएंगे कि दो तरह के टेररिस्ट होते हैं, एक होते हैं अच्छे टेररिस्ट जैसे भगत सिंह, एक होते हैं बुरे और खूंखार टेररिस्ट जैसे ओसामा बिन लादेन। जज साहब को समझ में आया, एनसीईआरटी को तब भी समझ नहीं आया। एनसीईआरटी ने कहा अपने जवाब में, दीज आर द conservative obscurantist people out to take India in the bullock cart age। अब तक हमें इस बौद्धिक आतंकवाद की आदत पड़ चुकी थी। जज साहब ने डायरेक्शन दिया, मैं समझ गया हूं, और एनसीईआरटी इमीडिएटली आईसीएसई बोर्ड ये शब्द बदलो, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं हो सकते, आज के बाद फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी शब्द का ही इस्तेमाल होगा। ये सब केसेस जब किए तो एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में नहीं थी। ये सब केसेस जब लड़े, फाइल किए, फाइट किए, जीते, वो यूपीए की सरकार थी। हम राष्ट्रवादी शक्तियां ना किसी सत्ता की मोहताज हैं, ना किसी सरकार की मोहताज हैं, क्योंकि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। परंतु विचारधारा की लड़ाई में अगर आपको विचारधारा का सच्चा चरित्र देखना हो तो उसको तब मत देखो जब वो विपक्ष में है, उसको तब देखो जब वो पक्ष में है और सत्ता में है। आज जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं, वो केरला में क्या करते हैं, और वो जेएनयू में क्या करते हैं। केरला में 1994 में सी सदानंद मास्टर जी, जिनको भरी बाजार में जब वो बस से उतरे, उनको जमीन पर, सड़क पर फेंक दिया गया, घुटने से नीचे उनकी टांगें काट दी गई और 2 बम ब्लास्ट किए गए कि कोई भी उनकी मदद को ना आए। उनके शरीर से खून बहता रहा, कोई मदद के लिए नहीं आया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सदानंद मास्टर जी ने एक अपराध किया था। वो अपराध क्या था? वो अपराध था कि मार्क्सवादी परिवार में जन्मा व्यक्ति ये कैसे सोच सकता है कि मार्क्सवाद देश के लिए अच्छा नहीं है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर जाता है तो उसकी टांगें काट दी जाती हैं। मास्टर जय किशन 8वीं की कक्षा में पढ़ा रहे थे, सामने बच्चे बैठे हुए थे, मार्क्सवादी गुंडे कक्षा में घुसे, उन 8वीं क्लास के बच्चों के सामने मास्टर जी की हत्या कर दी गई। टीजे जोसेफ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उनका दाहिना हाथ काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? क्योंकि केवल एक प्रश्न उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर पूछ लिया था और उसके कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि घर में खाने को दाने नहीं थे, उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जोसेफ जी को हाथ ही नहीं कटा था, उनको उनके न्यूमैन क्रिश्चियन कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। आइए आपको जेएनयू ले चलती हूं। जेएनयू में सन 2010 क्या हो रहा है? जेएनयू में एक मुशायरा हो रहा है, सेक्युलर मुशायरा। ये सेक्युलर कैसे है? क्योंकि यहां इंडिया और पाकिस्तान से शायर आए हुए हैं।
मुशायरा चल रहा है, समा बन रहा है, महफिल सज रही है, और तभी एकाएक भारत और भारतीय सेना के खिलाफ आग उगलनी शुरू हो जाती है। वहीं चांस की बात है, छुट्टी पर 2 सैनिक दिल्ली में आए हुए थे, दिल्ली से जेएनयू में आए हुए थे। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप मेरी भारतीय सेना को और भारत को गाली नहीं दे सकते, ये गलत है। उनको उन लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स ने मारना शुरू किया। उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, मैं सेना से हूं, सेना का जवान हूं, ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। उनको और मारा गया। दे वर किक्ड, दे वर बीटन। उनको अपने बचाव में, अपने को बचाने के लिए एक भाई ने जेब से पिस्तौल निकाली, हवा में फायर किया और अपनी जान बचाई। 2010 के आगे ले चलती हूं। जश्न मन रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। क्या उपलक्ष्य है, जश्न किस बात का? जो 76 सीआरपीएफ पर्सनल दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में घेर के नक्सलवादियों ने मार दिए हैं, उनकी मौत का जश्न मन रहा है। कौन मना रहा है? यही लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स मिठाइयां बांट रहे हैं और नक्सलवाद के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, मैं जेएनयू के पास रहती हूं, जेएनयू को पिछले कितने ही वर्षों से देख रही हूं। जेएनयू जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग का। 80% से अधिक टीचर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। लेकिन वहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जिनको मैं कहती हूँ हेट इंडिया ब्रिगेड हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं। मैं और आगे आपको 22 अक्टूबर 2010 में ले चलती हूँ। क्या हुआ था? बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा है नई दिल्ली में। कौन कौन आया है यहाँ पर? यहाँ आए हैं अरुंधति रॉय, एस गिलानी, नागा लीडर्स, नॉर्थ ईस्टर्न लीडर्स, कश्मीरी लीडर्स। और क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कश्मीर को भूखे नंगे हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए। जेएनयू का क्या कनेक्शन है? जेएनयू में पोस्टर्स लगे थे इस कन्वेंशन के, और वहाँ के रैलिंग पॉइंट गंगा ढाबा पर बसेस खड़ी हुई जो वहाँ से लोगों को, स्टूडेंट्स को भर भर कर यहाँ इस कन्वेंशन में लेकर आई। ईयर आफ्टर ईयर जब हम नवरात्र रखते हैं, उपासना करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो ये हेट इंडिया ब्रिगेड महिषासुर बलिदान दिवस मनाती है। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं फेयर स्किन्ड अपर कास्ट दुर्गा tortured and harassed the dark skinned दलित महिषासुर। 2010 के बाद यहाँ पर एक पोर्नोग्राफिक मूवी बनी जेएनयू के हॉस्टल में। जेएनयू के वहाँ कुछ स्टूडेंट्स शामिल थे। ध्यान आया कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जा रही है। जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्कुलर निकाला, henceforth the girls will not be allowed to enter the boys hostel. Immediately protest शुरू हो गए। उनकी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर कुठाराघात करके कहा गया। इतना प्रोटेस्ट किया गया लिबरल एथोस के नाम पे कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो सर्कुलर वापस लेना पड़ा। यहाँ हर साल सेसेशनिस्ट लीडर्स को बुलाया जाता है। हिंदुस्तान की बर्बादी, अमेरिका की बर्बादी, इजराइल की बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं। They have been mocking at the Indian state. They have been questioning the unity, integrity, sovereignty of the Indian state. They have been challenging the Indian state that dare you touch us. UPA Sarkar, it was soft on terror. It never accepted their challenge. It never touched this hate India brigade. This time we had a nationalist government at the center, which accepted that challenge and said, we will not only touch you, we'll crush you, we'll eliminate you.
9 फरवरी इस हेट इंडिया ब्रिगेड के लिए एक आम दिन था, एक नॉर्मल दिन था। जो ये हेट इंडिया कैंपेन पिछले कितने ही सालों से कर रहे थे, उसी के इन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए थे। मैं इनका पोस्टर पढ़ना चाहूंगी। ऊपर लिखा था, डू नॉट रिमूव दिस पोस्टर टिल 9th of February 2016। फिर लिखा था, कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय Democratic Students Union, a protest march against the judicial killing of Afzal Guru and Maqbool Bhatt, and in solidarity with people of Kashmir against the Indian occupation। ABVP ने देखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा ये तो एंटी इंडिया कार्यक्रम है, ये रुकना चाहिए। परमिशन मिल कैसे गई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में आया, तुरंत परमिशन विथड्रॉ कर ली गई। परमिशन विथड्रॉ हुई, उसके बावजूद ये अनलॉफुल असेंबली वहां पर हुई। अब मैं फैक्ट्स पे आऊंगी, उसमें हुआ क्या, क्योंकि फैक्ट्स, तथ्य जानने बहुत जरूरी हैं, तभी आप लॉ जान पाएंगे। और जो एक मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चल रही है मीडिया के द्वारा, उसको काउंटर कर पाएंगे। फैक्ट्स क्या थे? 300 से 500 तक स्टूडेंट्स वहां इकट्ठे थे गंगा ढाबा पे। नारे क्या लगे, मैं दोहराना चाहूंगी। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर मांगे आज़ादी, हुर्रियत मांगे आज़ादी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। कन्हैया कुमार वॉज अरेस्टेड। अरेस्ट होने के बाद मीडिया डिवाइड हो गया। मैंने अपने जीवन काल में मीडिया को ऐसा डिवाइडेड कभी नहीं देखा। एक तरफ अगर मैं कह सकती हूं राष्ट्रवादी मीडिया दिखा रहा था क्या स्लोगन्स हुए, वो दिखाया था क्या एंटी इंडिया गैदरिंग थी, वो बात कर रहा था इन पे सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए। और दूसरी ओर डिजाइनर कुर्ता मीडिया वो दिखा रहा था कैसे सीडीज को डॉक्टर किया जाता है। ये तो स्टूडियोज में भी हो सकता है। सेडिशन का लॉ आज कैसे होगा? ये तो स्टूडेंट्स हैं, इनडिसिप्लिन हैं, इनोसेंट हैं, गलती कर दी, माफ कर दो। फिर क्या दिखा रहे थे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज पर अटैक शुरू हो गया है। ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लॉ कहता है फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स को आप सेक्शंस में डालते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं तो पनिशमेंट होती है ट्रायल के बाद। इसलिए देखें क्या तथ्य है इनके खिलाफ। कन्हैया कुमार की अरेस्ट के बाद जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, पुलिस कहती है जो 2 सीरीज सबमिट हुई हैं जो दिखाती हैं एंटी इंडिया गैदरिंग, ऐसे स्लोगन्स बोले गए, दोनों ऑथेंटिक हैं। दूसरा, केवल सीरीज के बेसिस पर नहीं आई पुलिस कोर्ट में, पुलिस ने सेडिशन का चार्ज कैसे लगाया है आगे, जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जेएनयू है वो भी कंफर्म करती है कि ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई है उनके कैंपस में। तीसरा, प्रोक्टोरल कमेटी कहती है कि सेम एंटी नेशनल गैदरिंग हुई है। चौथा, पुलिस कहती है, कन्हैया कुमार कहते हैं फॉरेन एलिमेंट्स थे, कश्मीरी एलिमेंट्स थे। उनको लाया कौन था? कन्हैया कुमार ने फोन किया था सिक्योरिटी गेट पर कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये मेरे गेस्ट हैं, इनको आने दो। ये प्रूफ है। दूसरा, विटनेसेस हैं और एक से ज्यादा विटनेसेस हैं जिनसे मैं मिली भी हूं। वो कहते हैं कि हमने देखा ये नारे लगा रहे थे, यानी कहीं हत्या हुई है, उसकी वीडियो नहीं बनी, यानी हत्या हुई ही नहीं है। उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट
प्रोग्राम को कैंसिल किया गया तो कन्हैया कुमार गया, उसने कहा ये प्रोटेस्ट का प्रोग्राम कैंसिल क्यों किया जा रहा है, वो लड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद जो उसका साथी था उमर खालिद, उसकी हम सबको पता है 800 कॉल्स हैं बांग्लादेश में, गल्फ कंट्रीज में, कश्मीर में। और जब वो नक्सलाइट जो जेएनयू में पहले पकड़ा गया था, हेम मिश्रा, वो नागपुर की जेल से बाहर आया, यही उमर खालिद उसको जमानत पे बाहर आया तो लेने के लिए गया था। इसलिए ये सिंपल इनोसेंट स्टूडेंट्स की गैदरिंग नहीं थी, ये हॉस्टल के मेस के खाने के विरोध में नहीं थी, ये फी हाइक के अगेंस्ट में नहीं थी। These students are acting as friends of Maoist, Marxist, Naxal organizations। और मैं एक बात और कहूंगी कि गद्दारों से दोस्ती कैसे? तुम इतने ही शरीफ थे तो इनके साथ क्या कर रहे थे कि सूरज करता नहीं दोस्ती राख और अंगारों से, चांद करता नहीं दोस्ती तारों और अंधियारों से, शेर करता नहीं है मेल जंगल के सियारों से, और राष्ट्रभक्त करते नहीं दोस्ती राष्ट्र के गद्दारों से। लॉ क्या कहता है? सिंपल है, 124A आईपीसी का कहता है, एनी वर्ड स्पोकन और रिटन इफ इट इंसाइट्स violence, disorder, lawlessness and hatred, contempt and disaffection against a legally elected government is sedition। यानी कोई भी कार्य, कोई भी शब्द बोला गया या लिखा गया, अगर वो विधि द्वारा निर्वाचित सरकार के खिलाफ घृणा या हिंसा भड़काता है, वो राजद्रोह है। ये कहते हैं 1870 का कानून, जिस कानून के तहत एनी बेसेंट, तिलक, महात्मा गांधी जेल में गए, इसको हटाना चाहिए। आई एम सॉरी, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस बेंच की जजमेंट में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा है कि केवल शब्द कहा हुआ ऐसा जो हिंसा भड़काए वही सेडिशन राजद्रोह नहीं है। अगर उस शब्द में टेंडेंसी है, उस शब्द में इंटेंशन है हिंसा भड़काने की, वो भी राजद्रोह है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, आर्टिकल 19(1) कहता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन 19(2) कहता है देयर आर सर्टेन राइडर्स कि पब्लिक ऑर्डर के ना हो, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ ना हो, हमारे देश की संप्रभुता यूनिटी के खिलाफ ना हो, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अब देखें कि इनके कर्तृत्व ने क्या किया। आपको ध्यान होगा कितना स्पायरलिंग इफेक्ट हुआ है जेएनयू की घटना का। मुझे ध्यान आता है कि फरवरी के माह में जब सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी हुई, लोगों के हाथ में आईएसआईएस के फ्लैग्स थे, पाकिस्तानी झंडे थे, अफजल गुरु के पोस्टर्स थे, तो बड़ा सा बैनर था थैंक यू जेएनयू। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो मार्च निकली, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कश्मीर बोले आज़ादी, नागालैंड बोले आज़ादी, मणिपुर बोले आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या स्लोगन्स लगे? कितने कन्हैया पकड़ोगे, घर घर से कन्हैया निकलेगा। हिंसा भड़की है, डिसऑर्डर हुआ है, लॉलेसनेस हुई है, ये केवल और केवल राजद्रोह है और कुछ नहीं है। फिर ये मार्क्सिस्ट कहते हैं यूरोप को देखो, इट्स अ डेमोक्रेसी, वहां लिबरल एथॉस को देखो, वहां की प्रोग्रेसिव वातावरण को देखो। क्या देखें हम? भारत की जो सिचुएशन है वो यूरोप ने कभी फेस की ही नहीं है। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। पंपोर की घटना फरवरी की याद है, हमारी आर्मी खड़ी है कश्मीर में, पंपोर में, सामने एक बिल्डिंग में टेररिस्ट ने लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। यहां से आर्मी के लोग 48 आवर्स तक गन बैटल वेज किए हुए हैं, और चारों ओर से मस्जिदों से आ रहा है जीवो जीवो पाकिस्तान।
पीछे जो एक मॉब, कश्मीरी मॉब इकट्ठा